इसमें 3 केस। इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग कर्व्ड पाथ, इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग कर्व्ड पाथ, तो इस केस में आप समझ रहे हो कौन बड़ा छोटा होगा। ये कर्व्ड पाथ के अलोंग गया यहां से यहां तक पार्टिकल, तो इसकी लंबाई तो डिस्टेंस हुआ और ये शॉर्टेस्ट रूट की लंबाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ। तो यहां पर क्लियरली डेल्टा एस ग्रेटर होगा किससे? मॉड डी से ना। यहां मॉड डी ए भी हुआ और डेल्टा एस ये हुआ, ये बड़ा होगा। कर्व्ड पाथ के अलोंग जाएगा तो डिस्टेंस बड़ा होगा के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, आदत बना हुआ है ना। दूसरा बात, इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ए स्ट्रेट लाइन पाथ, अब इसमें फिर 2 केस अराइज करता है। स्ट्रेट लाइन पाथ पर यदि मोशन हो रहा है तो इसमें 2 केस क्रिएट होता है। एक केस की जब तक चला वो एक ही डायरेक्शन में चलते रहा, अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं किया, और एक है कि कुछ टाइम तक उधर चला फिर कुछ टाइम तक इधर चला। तो इसमें पहला केस करें, इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, तो इस केस में तुम्हारा जितना डिस्टेंस होगा उतने ही डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड होगा। ना एक फिगर दिखा दो, पार्टिकल t1 टाइम पर यहां था A पर और t2 टाइम पर यहां है B पर, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं किया। तो इन दिस केस डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या? मॉड डी। और दूसरा केस बी की इफ पार्टिकल चेंजेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, changes its direction of motion, जैसे इस फिगर को देखिए, सपोज करो पार्टिकल t1 टाइम पर A पर था, t2 टाइम पर वो B पर है और t3 टाइम पर वो C पर है। अब देखो, जिसमें t1 से ग्रेटर t2 ग्रेटर t3, इसी से ना पहचानेगा लोग कि इनिशियली कहां है फाइनली कहां है, टाइम का वैल्यू से ना। तो इस टाइम का रेंज को देख के बताओ इसमें कौन इनिशियल पोजीशन हुआ कौन फाइनल पोजीशन हुआ। ए हुआ इनिशियल पोजीशन, सबसे कम टाइम कौन है t1, वो इनिशियल हुआ। सबसे लार्ज टाइम कौन है t3, तो वो है। तो बी को क्या बोलोगे? इंटरमीडिएट पोजीशन। बी को ये हुआ इनिशियल पोजीशन और सी हुआ फाइनल पोजीशन। अब इसके बीच में जितने भी पोजीशन होगा वो सब इंटरमीडिएट कहलाएगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट को इंटरमीडिएट पोजीशन से मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को मतलब है ओनली किससे? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से ना। जबकि डिस्टेंस को इंटरमीडिएट पोजीशन से मतलब है। डिस्टेंस, यदि यहां पर डिस्टेंस की बात करेगी तो A टू B प्लस फिर B टू C, AB प्लस BC। जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की बात करोगी तो ये AC। क्लियरली यहां पर कौन बड़ा छोटा? डेल्टा S ग्रेटर देन मॉड D। तो इस सारे सिचुएशन में कहीं ऐसा नहीं देखा हम लोग कि डेल्टा S छोटा हो मॉड D से।
ना, बड़ा ही रहता है, नहीं तो बहुत कम होगा तो उसके इक्वल होगा। और इक्वालिटी वैलिड कब होगा? तो जब पाथ है स्ट्रेट लाइन हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ हो ना, तब इक्वालिटी वैलिड होगा, नहीं तो फिर वो ऑलवेज ग्रेटर देन 10। तो इन जनरल आप ये बोल सकते हो यहां पर लास्टली कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे? मॉड डी से। इसको ऐसे बात करती हो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय मॉड डी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या मॉड डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस तो लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है। अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें मिलता है कहीं कहीं पर आपको कि मान लो कोई पार्टिकल का डिस्टेंस 0 है तो क्या ये कंफर्म करता है कि डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा? डिस्टेंस 0 है तो क्या जरूरी है डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा? क्यों? डिस्टेंस 0 है मतलब पार्टिकल मूव ही नहीं किया, क्या मूव ही नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या ये बोल सकते हो कि डिस्टेंस भी 0 होगा? क्यों? हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 दो डिस्प्लेसमेंट 0 होने का दो काउज, या तो मूव ही नहीं किया या मूव किया तो जहां से चला फिर, तो जब मोशन हुआ तो फिर डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का 0 होने से ये कंफर्म नहीं है कि डिस्टेंस भी 0, लेकिन डिस्टेंस का 0 होने से कंफर्म है कि डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। चलो एक न्यूमेरिकल है एससी वर्मा में आपका, वन डायमेंशनल मोशन पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन करवा के डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम origin and first goes to a point 20 0 along a straight line या along x-axis and then return along same path and goes to -20 0. Find distance and displacement. ऑरिजिन से मोशन स्टार्ट किया पार्टिकल और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करके वो पहले जाता है 20 0 इस पॉइंट पर जाता है। t बराबर 0 यहां हुआ, क्या t बराबर 0 कहां? ऑरिजिन से मोशन स्टार्ट हुआ, उस टाइम को 0 मानेंगे और ए यहां पर गया 20 0, फिर उसी पाथ पर रिटर्न होके वो आया -20 0 पर। तो यहां पर डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस में तो टोटल पाथ लेंथ यूज करोगे, ओ से ए प्लस ए से बी, डिस्टेंस हो गया ओ ए प्लस ए बी। ओ ए 20 और ए बी कितना 40, दैट इज 60। और डिस्प्लेसमेंट में देखो, सुनो, इनिशियल पोजीशन कितना 0, क्या 0 ना, ऑरिजिन ना। अब फाइनल पोजीशन कितना -20। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को कैसे डिनोट करने बोला था? डेल्टा एक्स से, डेल्टा एक्स x2 माइनस x1, दैट इज आंसर कितना -20 ना। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। ठीक है, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढा, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कैसे करने बोला गया था?
डेल्टा एक्स मतलब x2 माइनस x1। हाँ, इसको वेक्टर फॉर्म में आंसर नहीं देना है। जब प्लेन और स्पेस में मोशन होगा तब आंसर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा, लेकिन वन डायमेंशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई ऐसे डिनोट कर लिया करना। तो यहां पर जो एक मेन बात ये बोल रहा है हम लोग को, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट में बी निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। नोट करके लिखो इसको, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट may be पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अच्छा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट का साइन की बात कर रही हो, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, ये कुछ कहना चाहता है, साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कुछ बताना चाहता है आपको। तीनों का अपना अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यदि आता है, यदि डेल्टा एक्स प्लस में आता तो इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि फाइनल पोजीशन लाइज टुवर्ड्स राइट फ्रॉम इनिशियल। यदि निगेटिव आया तो क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस, फाइनल पोजीशन लाइज टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम इनिशियल। देखो कि फाइनल पोजीशन लाइज टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम इनिशियल तो निगेटिव आया, और जीरो आया तो फाइनल एंड इनिशियल, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम। तो तीनों का अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगला क्वेश्चन लिखो, a car first goes 50 kilometer towards north and takes perpendicular right turn and goes 40 kilometer and finally takes perpendicular right turn and goes 20 kilometer. Find distance and displacement. ऐसा है कि एक कार पहले गया नॉर्थ की तरफ 50 किलोमीटर, ठीक है, इसको पहले ज्योमेट्रिकली दिखाओ इस फेनोमेना को। नॉर्थ की तरफ गया, फिर वो राइट टर्न, परपेंडिकुलर राइट टर्न लिया, दैट इज, तो अब किधर जाएगा, वो ईस्ट की तरफ ना। आप नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, परपेंडिकुलर राइट टर्न मींस अब ईस्ट की तरफ जाएगा वो। फिर परपेंडिकुलर राइट टर्न लिया तो अब इधर जाएगा। इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर ए से डिनोट या D1 से डिनोट करो, इस डिस्प्लेसमेंट को D2 से और इस डिस्प्लेसमेंट को D3 से। तो बताइए पार्टिकल का फाइनल डिस्प्लेसमेंट कौन होगा। तो एक फिर देखो, एरो डालो ना डिस्प्लेसमेंट में, वेक्टर क्वांटिटी है ये सब ना। लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं वेक्टर को कि एरो से करते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन होगा, ये इनिशियल पोजीशन और ये, इसको ज्वाइन करके एक एरो कंस्ट्रक्ट करोगी, ये हुआ नेट डिस्प्लेसमेंट बाय डिफिनीशन ना। अब ये कितना होगा वेक्टर मेथड से बनाना है, ज्योमेट्रिकली नहीं। ज्योमेट्रिकली तो इजिली आप क्या कर दोगे, हम बतावें, ये लेंथ सब कोई देख ही रहे हो 40 है, ये 50 है और 20 है, तो 50 में से 20 घटाओगे तो ये 30 निकल जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये लेंथ निकाल लोगे। ये तो ज्योमेट्रिकली हुआ,
वेक्टर मेथड से निकालना है हमको ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर का क्या कंसेप्ट है, कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है सब इंडिविजुअल वेक्टर के सम के बराबर होता है ना। वेक्टर D1 प्लस वेक्टर D2 प्लस वेक्टर D3। रिजल्टेंट का मतलब क्या, वेक्टर में रिजल्टेंट किसको बोलते हैं, सारे वेक्टर के सम को। D1 को क्या लिखोगे 50 j कैप, D2 को क्या लिखोगे 40 I कैप ना, यूनिट वेक्टर में सजाओ सभी वेक्टर को। D3 को लिखोगे 20 क्या, D3 को 20 माइनस जे कैप, निगेटिव वाई डायरेक्शन के को डिनोट करते हैं माइनस जे से, समझे। तो कितने टोटल आई हुआ 40 आई कैप अब प्लस 30 जे कैप, ये वेक्टर फॉर्म में हुआ। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल लो, मॉड डी कर लो आप यहां से, तो मॉड डी रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। इसको रहने दिया जाए आज, है ना, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस टॉपिक। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही आगे चल करते रहना है सिलेबस को।